जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25 में जियोग्राफी यानी भूगोल। ठीक है, भूगोल का पेपर 1 है और क्लास भी 1 है। जल्द ही आपका पेपर 2 का क्लास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। जब क्लास आएगी पेपर सेकेंड का तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पेपर का नाम भी देख लीजिए जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का भूगोल पेपर 1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं साथियों, आपका इसमें क्या पूछा है। देखिए, ये कॉमन प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए, प्रश्न का लेवल आपका ऊपर रहेगा क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर है और लास्ट सेमेस्टर भी है, 6 सेमेस्टर है आपका। ठीक है, 5th सेमेस्टर में भी आपके प्रश्न का जो लेवल था काफ़ी अच्छा था। ठीक है, इस बार 6 सेमेस्टर में भी आपके पेपर का लेवल ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी साथियों। ठीक है, और एक बात और है, इस क्लास को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास को आगे देखिएगा, प्रश्न का लेवल काफ़ी शानदार है। ठीक है, चलिए, और एक बात और है, इस क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है, आपके कुल इसमें 52 प्रश्न है। ठीक है, 52 प्रश्न है, वो भी शानदार शानदार, बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या कर रहा है, मानसून की उत्पत्ति के विषय में पारंपरिक अवधारणा है तो संस्थापित परिकल्पना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 3 क्या है साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, जेट स्ट्रीम जो है, इससे कम से कम 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जेट स्ट्रीम जिसका अंग है वह है वाताग्र है, चक्रवात है, विभिन्न वायुपुंज है या उच्च स्तरीय वायु संचरण है। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है, उच्च स्तरीय वायु संचरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा सर, जेट स्ट्रीम क्या होता है ये बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, आपके पास बुक होगा या फिर राजेंद्रा होगा। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम को जरूर पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पर भी सर्च करके जेट स्ट्रीम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए जेट स्ट्रीम क्या है भैया, जेट स्ट्रीम वायुमंडल में तेजी से बहने वाली हवाओं का एक अंग है। ठीक है, यह मुख्य रूप से समताप मंडल में चलने वाली नलिकाकार संकरी पवन प्रवाह या वायु प्रणाली को कहते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम की दिशा जल धाराओं की तरह ही निश्चित होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, अगर प्रादेशिक आधार पर पूछेगा तो 4। ठीक है, प्रादेशिक आधार पर पूछेगा तो हिमालय को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अच्छा, वो 4 वर्ग कौन कौन से है भी बता दीजिए सर। देखिए, 4 वर्ग हैं आपके। हिमालय को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पंजाब हिमालय है, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा है पूर्वी हिमालय। ठीक है, अच्छा सर, जो आप बता रहे थे कि अगर ये पूछेगा हमारे एग्जाम में कि प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है, तो दूसरा प्रश्न किस तरह से पूछेगा। देखिए, दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से पूछेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, हिमालय पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया जाता है मुख्य रूप से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला है आपका हिमालय पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न हिमालयास जिसे बोलते हैं। अच्छा, वेस्टर्न हिमालयास में कौन कौन से आते हैं राज्य, ये भी आपको जानना अनिवार्य है। ठीक है, पूछता है आपके एग्जाम में। यह पश्चिम नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का एक भाग है। ठीक है, यहाँ पर बड़े भागों में चोटियाँ हैं जो उच्चतम स्थान शिखर हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, हिमालय मध्य क्षेत्र, सेंट्रल हिमालयस जिसे बोलते हैं साथियों। यह सिक्किम, भारतीय अधिकृत तिब्बत, चीन और भूटान के एक भाग को शामिल करता है। इस क्षेत्र में पर्वत शिखर छोटे होते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका हिमालय पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न हिमालयस। यह भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्सों को शामिल करता है। इस क्षेत्र में पर्वत शिखर छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सुंदर घास के मैदान और घने जंगल भी होते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। गोंडवाना लैंड पंजिया के किस भाग को कहा जाता है। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड पंजिया है, ये किस भाग को कहा जाता है, तो दक्षिणी भाग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट है आपका। अच्छा, आप अगर की पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तुरंत। देखिए, गोंडवाना लैंड पैंजिया के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। ठीक है, पैंजिया एक प्राचीन महाद्वीप था। गोंडवाना का नाम एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। ठीक है, गोंडवाना का अस्तित्व नव प्रागजीव महाकल्प आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर जुरासिक काल आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व तक था। ठीक है, कौन? गोंडवाना का अस्तित्व। गोंडवाना में वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक शामिल थे। ठीक है, अच्छा, इसमें अगला पॉइंट्स क्या है सर? अगला पॉइंट्स है आपका, भारत गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। भारत के मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के कुछ हिस्से को गोंडवाना कहा जाता है। ठीक है, गोंडवाना में गोंड रहते हैं जो द्रविड़ भाषी लोगों का एक समूह है। अच्छा, अगला क्या है? गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक और भारत का निर्माण हुआ था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से किस किस देश का निर्माण हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक और भारत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार ये नोट्स है। ठीक है, अच्छा, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा? देखिए, अगर इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाइएगा आप। ठीक है, वहाँ से टेलीग्राम आप ज्वाइन करिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। ठीक है, वहाँ से आप वीडियो के ठीक नीचे पीडीएफ मिलेगा, आप वहीं से डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपके नोट्स भी मिल जाएंगे और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है? जेट स्ट्रीम से संबंधित नहीं है। कोटेश्वर है भैया, फ्लोन भी है, रामास्वामी भी है, स्पैट नहीं है। ठीक है, स्पैट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या है साथियों? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जेट स्ट्रीम चलती है पूरब से पश्चिम चलती है, या फिर पश्चिम से पूरब चलती है, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, या दक्षिण से उत्तर की ओर? देखिए किस तरह से आपको उलझा करके पूछेगा इसी तरह से प्रश्न। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो जेट स्ट्रीम होती है साथियों, यह पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। देखिए, ये हो गया आपका पूरब। ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, ये आपका उत्तर है। क्या है? उत्तर है। और ये आपका दक्षिण है। ठीक है, क्या है? दक्षिण है। तो जो जेट स्ट्रीम होती है कैसे चलती है? पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें की पॉइंट्स क्या है देखिएगा। जो जेट स्ट्रीम धाराएं होती हैं आमतौर पर पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम की हर बड़ी लहर या तरंग को रासबी लहर, ठीक है, रासबी वेव कहते हैं। अच्छा, भारत में 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर पश्चिम अक्षांश के बीच चलती हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधी पश्चिम जेट धाराएं कहा जाता है। देखिए, इसमें जो ये नोट्स है इसमें कई सारे प्रश्न आपके छुपे हैं। ठीक है, पूछेगा रासबी लहर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जेट स्ट्रीम धाराओं को। ठीक है, जो जेट स्ट्रीम धाराएं होती हैं, जेट स्ट्रीम की जो लहरें चलती हैं, ठीक है, बड़ी लहरें, उसे रासबी लहर कहा जाता है। अच्छा, इसे याद रखिएगा, उपोष्ण कटिबंधी पश्चिम धाराएं किसे कहा जाता है, तो जेट धाराएं को कहा जाता है, जो 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न क्या है आपका? जेट स्ट्रीम किसके कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है? तो तिब्बत पठार के कारण जेट स्ट्रीम दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 9 क्या है साथियों? जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन आपके सही हैं, 1 ऑप्शन आपका गलत है। ढूंढना है भैया, चलिए पढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम पश्चिम हवाएं है, तो ये तो करेक्ट है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। जेट स्ट्रीम से वर्षा नहीं होती है, ये आपका गलत है। ठीक है, यानी जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। ठीक है, चलिए बाकी सब सही हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम यानी जेट धाराओं की विशेषताएं हैं? बताइए, जेट धाराएं की विशेषताएं क्या है भैया? तो जेट धाराएं संचलन पथ तरंगमय यानी लहरदार होती हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा क्या है? वे ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आपका।
जेट स्ट्रीम जो धाराएं होती हैं क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। तो ये दोनों आपके करेक्ट हैं, ठीक है। देखेंगे हमारा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे क्या हैं, सही हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। जेट धारा, जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से किसका एक घटक है, बताइए। काल बैसाखी का, मानसून का, उत्तर पूर्वी का, या फिर पश्चिमी प्रवाह का। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, पश्चिमी प्रवाह का भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। जेट धारा किसका घटक है भैया, पश्चिमी प्रवाह का, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर बहता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। लारेंसिया पैंजिया का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, उत्तरी भाग है, या दक्षिणी भाग है। तो उत्तरी भाग है, ठीक है। लारेंसिया पैंजिया का कौन सा भाग है, उत्तरी भाग है। 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा साथियों, पैंजिया महाद्वीप और पंथालसा महासागर की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। तो किसने दिया है, अल्फ्रेड वेगेनर ने। अच्छा, ये भी पूछेगा कि पैंजिया महाद्वीप और पंथालसा महासागर की उत्पत्ति का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगेनर ने किस सन में दिया था। तो 1912 में दिया था, ठीक है। अच्छा, की पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, रट लीजिएगा इसे। देखिए की पॉइंट्स है आपका, वैज्ञानिक जर्मन, अच्छा ये भी याद रखिएगा, अल्फ्रेड वेगेनर जो थे ये जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगेनर ने साल 1912 में महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के मुताबिक पृथ्वी के सभी जमीनें एक बार एक महासागर से जुड़ी हुई थीं। इस महाद्वीप को वेगेनर ने पैंजिया और महासागर को पंथालसा नाम दिया, ठीक है। आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे इसमें, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है। महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना किसने की है। जो महाद्वीपीय प्रवाह है इसकी परिकल्पना किसने की है भैया, तो अल्फ्रेड वेगेनर ने की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अच्छा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा है, तो वारेनियस ने कहा है। किसने कहा भैया, वारेनियस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा है साथियों, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था, तो यह कहे थे कांट ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा साथियों, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, बताइए कौन है भैया, तो ग्रिफिथ टेलर हैं, ठीक है। भौगोलिक विचारधाराओं में देखिए अगर पूछेगा, ध्यान रखिएगा, नवनियतवाद का जो विचारधारा दिए थे ग्रिफिथ टेलर ने दिए थे, ठीक है। अच्छा, ग्रिफिथ टेलर किस देश के रहने वाले थे, ये भी जानना अनिवार्य है। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर हैं। टेलर ने ही नवनियतवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, नवनियतवाद को नव पर्यावरणवाद, न्यू एनवायरमेंटलिज्म और संभावनावाद यानी प्रोबेबिलिज्म भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 18 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है। वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था, तो जेम्स हटन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है, यह कथन है विलियम मॉरिस डेविस का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, ध्यान रखिएगा, स्थल स्वरूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन विलियम मॉरिस डेविस का है। डेविस ने भूगोल के उप क्षेत्रीय जियोमॉर्फोलॉजी की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में पूछता है जियोमॉर्फोलॉजी की स्थापना किसने करी थी, तो विलियम मॉरिस डेविस ने करी थी, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है आपका साथियों, प्रादेशिक आधार पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ हिमालय है, तो नेपाल हिमालय है भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या है साथियों, किसने हिमालय को पर्वतों का राजा एवं देवताओं का निवास स्थान बताया है, तो महाकवि कालिदास ने बताया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या है, 22 नंबर प्रश्न है आपका, काबरू, चुमलहारी, जांग सांगला, कूला कांगड़ी किस हिमालय क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं, तो असम हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका।
23 नंबर प्रश्न क्या है, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? तो मौसमी से बना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 24 नंबर प्रश्न क्या है, मानसून शब्द किस से लिया गया है? मानसून शब्द किससे लिया गया है बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अरबी शब्द से लिया गया है मानसून शब्द, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका 24 का। प्रश्न नंबर 25 क्या है, उप हिमालय क्षेत्र में तराई क्या है? नदी का भाग है, वन भूमि है, बंजर भूमि है या आम का स्थानीय नाम है? तो उप हिमालय क्षेत्र में जो तराई होता है नदी का भाग होता है। क्या होता है? नदी का भाग। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या है, गारो खासी पटकोई किस हिमालय पहाड़ियाँ हैं? बताइए। गारो खासी पटकोई किस हिमालय की पहाड़ियाँ हैं भैया? तो यह महा हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार की पॉइंट्स है, ध्यान से देखिएगा। गारो खासी पर्वतमाला भारत के मेघालय राज्य में है, ठीक है। पटकाई पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। पटकाई श्रेणी भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर बर्मा से स्पर्श करती है। पटकाई श्रेणी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, म्यांमार तक फैली हुई है। आपके कई सारे इसमें प्रश्न छुपे हैं, बहुत ही शानदार ये नोट्स है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है, अच्छा इसमें मैं थोड़ा चेंज करूँगा, ठीक है, मुझे 2-3 सेकंड का समय चाहिए। चलिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के किनारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। ये तो आएगा 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के किनारे फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है, ठीक है। कादर, दून, तराई ये नहीं कहा जाता है, ठीक है, भावर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित हैं? बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत के पूर्वी भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है? तो पटकाई पहाड़ी क्या है भैया? पटकाई पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 क्या साथियों, महा हिमालय की औसत ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो 6000 मीटर है भैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। की पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ही शानदार है, आपको समझ में आ जाएगा। महान हिमालय या फिर महा हिमालय की औसत ऊंचाई 20,000 फुट 6100 मीटर से ज़्यादा है। इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है, 2300 किलोमीटर है लंबाई। महा हिमालय में या फिर महान हिमालय में दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिनमें पश्चिम से पूरब तक नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा शामिल हैं। आपके एग्जाम में पूछता है भैया, ठीक है, कि जो आपकी महा हिमालय की चोटियां हैं इनमें कौन कौन से पर्वत शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, महा हिमालय में कितनी चोटियां 7000 मीटर से अधिक ऊंची हैं? तो लगभग 40 जो पहाड़ों की चोटियां हैं ये 7000 मीटर महा हिमालय में 40 चोटियां ऐसी हैं जिनका ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 31 का। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है, देश की सबसे ऊंची चोटियां किस पर्वत श्रेणी में है? बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, महा हिमालय में है भैया, ठीक है। देश की सबसे ऊंची चोटियां किस पर्वत श्रेणी में है भैया? महा हिमालय श्रेणी में। प्रश्न नंबर 33 क्या है साथियों, 33 नंबर प्रश्न है आपका, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो यह विद्वान जो है भैया यह हार्लन बैरोज हैं। कौन है? हार्लन बैरोज। याद रखिएगा, मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया है भूगोल को? हार्लन बैरोज ने। चलिए पॉइंट्स क्या है आपके, ध्यान रखिएगा, शिकागो विश्वविद्यालय के भूगोलवेत्ता
हार्लन बैरोज ने 1923 में भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। सन भी पूछता है, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या है भैया, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो यह थेल्स है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 35 है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? यह कथन जीन ब्रूनस का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 36 क्या है, क्षेत्रीय भूगोल रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो कार्ल रीटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ध्यान रखेंगे, कार्ल रीटर 7 अगस्त 1779 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1859 में इनकी मृत्यु हो गई थी। विश्वविख्यात ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे कार्ल रीटर। ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। तुलनात्मक भूगोल के जनक कौन हैं? कार्ल रीटर हैं। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रीटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रीटर हैं भैया, ठीक है। चलिए, मैंने 37 नंबर प्रश्न आपको पढ़ा दिया है। 38 नंबर प्रश्न क्या है आपका, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी उप हिमालय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 39 नंबर प्रश्न क्या है, उप हिमालय श्रेणी की औसत ऊंचाई है। ठीक है, उप हिमालय श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है भैया? तो 1000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 क्या है, दक्षिणतम हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? दक्षिणतम हिमालय को शिवालिक के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। खैबर क्या है? जिनका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा लिखने के लिए कि खैबर क्या है। ठीक है, 50 शब्दों में उत्तर दीजिए या फिर 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। और जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, खैबर क्या है? खैबर एक दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, खैबर एक दर्रा है सर, तो बताइए कि ये दर्रा कहाँ पर स्थित है? चलिए बताते हैं, की पॉइंट्स मिस मत करिएगा। देखिए, खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच स्थित एक ऐतिहासिक दर्रा है। यह दर्रा 50 किलोमीटर लंबा है और इसका सबसे संकरा हिस्सा केवल 10 फुट चौड़ा है। यह दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की सीमा पर स्थित है। यह दर्रा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को पाकिस्तान के पेशावर से जोड़ता है। ठीक है, कौन दर्रा भैया? खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को पाकिस्तान के पेशावर से जोड़ता है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा। 42 नंबर प्रश्न क्या है, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है। जो लघु हिमालय है उसका औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, जो लघु हिमालय है 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 1628 मीटर से लेकर 3000 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर है। चलिए, प्रश्न नंबर 43 क्या है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में सबसे लंबी है? तो पीर पंजाल। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में सबसे लंबी है? पीर पंजाल। प्रश्न नंबर 44 है, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 45 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो खेती के पैटर्न से संबंधित हैं। चलिए, आपको हमें ये दोनों पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों कथन हैं, इन कथनों पर हमें विचार करना है कि खेती के पैटर्न से कौन सा संबंधित है। तो सिंचाई में खेती के तरीके को पानी को बनाए रखने या पुनर्चक्रण पर केंद्रित किया जाना चाहिए।
तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है, सघन व्यावसायिक खेती में भूमि के अपेक्षाकृत छोटे टुकड़े पर बहुत अधिक जनशक्ति का उपयोग होता है। ये भी आपका करेक्ट है भैया, दोनों आपका सही है, दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। देखेंगे हमारा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 और 2, दोनों क्या है भैया, करेक्ट हैं। प्रश्न नंबर 46 क्या है, देखिए ये जो प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे 100%। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 46 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो कृषि पद्धति के बारे में हैं। बताइए, इन दोनों कथनों के बारे में हमें विचार करना है जो कृषि पद्धति के बारे में है। पहला क्या है, स्थानांतरित कृषि में पेड़ों को काटने और जलाने के साथ साथ जंगलों को साफ किया जाता है। ठीक है, और यह खेती का एक बेकार तरीका है। बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, सही कह रहा है। दूसरा है आपका, निर्वाह खेती में पूरा परिवार खेत पर काम करता है। ठीक है, खेत बहुत ऊंचे नहीं होते और खेत छोटे होते हैं। ये भी करेक्ट है आपका, दोनों सही है। ठीक है, 46 का देखेंगे हमारा दोनों कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भैया, हमारे दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 47 है, इनमें से किस राज्य में 75% से अधिक क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। तो बिहार का दक्षिणी भाग जो होता है, अब झारखंड में जो, वो 75% से अधिक क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 क्या है, सिंचाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके दो कथन दिया है, दोनों कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो पहला आपका दिया है, सिंचाई फसलों के उत्पादन में सहायता के लिए भूमि पर नियंत्रित मात्रा में पानी लगाने की कृत्रिम प्रक्रिया है। बिल्कुल करेक्ट है भैया आपका। ठीक है, चलिए पहला तो हमारा करेक्ट है। दूसरा क्या है, सिंचाई से कृषि फसलों को उगाने, भूभाग को बनाए रखने यानी खेती करने के लिए, उपजाऊ बनाए रखने के लिए, और शुष्क क्षेत्रों में अशांत मिट्टी को फिर से उगाने लायक बनाने में मदद मिलती है। बिल्कुल करेक्ट है आपका, जहाँ पर भूमि सूख गई है वहाँ पर सिंचाई करके हम फसलों को उगा सकते हैं। यह भी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए हमारा दोनों करेक्ट है भैया। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 और 2, दोनों क्या हैं, दोनों करेक्ट हैं। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा है आपका, भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 क्या है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्यतः दिशा है। यानी भारत में गर्मी की दिशा में जो लू चलते हैं, ठीक है, उनकी मानसून सीमाएं जो होती हैं, मानसून सामान्यतः उनकी दिशा क्या होती है, मिला जुला कर ये पूछ रहा है। भारत में जो गर्मियों के मौसम में लू चलता है उसकी दिशा कैसी होती है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब होती है, या फिर उत्तर से दक्षिण होती है, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। ठीक है, पूर्व नहीं है, पूरब है, या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। इस टाइप के प्रश्न में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए शानदार तरीके से पढ़िए आप। ठीक है, भारत में जो गर्मी में जो लू चलता है इसकी जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अच्छा, की पॉइंट्स पढ़िएगा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून यानी गर्मी की मौसम में सामान्यतः दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर होती है। ठीक है, समझ में आ गया सर। अगला देखिए, वहीं शीतकाल में यानी ठंडी में इसकी दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है भैया, गर्मी वाला सर जी बता दिए, ठंडी वाला भी बता दिए, बहुत ही अच्छा किए। ठीक है, ठंडी वाला किधर से हवा बहता है, तो ठंडी वाला जो होता है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर बहता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये भी याद रखिएगा, भारत में 92% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है भारत में, ठीक है, किस मानसून की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। ठीक है, कितने परसेंट, तो 92%। प्रश्न नंबर 51 क्या है भैया, गर्मियों में मानसून सामान्य रूप से दक्षिण बंगाल में कब आता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, क्या पूछा है, गर्मियों में मानसून, ठीक है, दक्षिण बंगाल में कब आता है, तो 15 से 20 जून के बीच में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 51 का। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न देखने को मिलते हैं।
प्रश्न नंबर 52 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 52 नंबर देखिए, भारत में मानसून ऋतु के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है भैया, देखेंगे पहला क्या है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है, नहीं चलती है भैया, गलत है। दूसरा क्या है, मानसून के निवर्तन की ऋतु में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है, करेक्ट है आपका। भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के निवर्तन की ऋतु में वर्षा होती है, बिल्कुल करेक्ट है आपका, 100% करेक्ट है। तो 2 आपका सही है, पहला वाला आपका गलत है। बी और सी हमारा सही है भैया, देखेंगे बी और सी किस में है। बी और सी किस में सत्य है, दूसरे वाले में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट है आपका। बी और सी हमारा क्या भैया, सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पेपर 2 का जल्दी क्लास आएगा आपका। ठीक है, पेपर 2 का क्लास 1 आएगा, अभी मैंने एक भी क्लास नहीं कराया पेपर 2 में, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, जब भी क्लास आएगी आपको जानकारी तुरंत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, क्लास को एक लाइक भी कर दीजिएगा, जो मैंने जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाइएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक शेयर प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।